प्यारे विद्यार्थियों, आप देख रहे हैं अध्याय नंबर 3 उत्पादन तथा लागत। इसमें से प्रश्न आएंगे आपके एक एक नंबर के 4 और एक बड़ा प्रश्न आएगा 4 नंबर का। टोटल मिला के 8 नंबर के प्रश्न इस चैप्टर से आपको एग्जाम पेपर में देखने को मिलेंगे। आपके एग्जाम पेपर में जो क्वेश्चंस आएंगे वो 3 जगह से सबसे ज़्यादा बनाए जाएंगे। मॉडल पेपर में से, प्री बोर्ड पेपर में से और क्वेश्चन बैंक में से। तो इन क्वेश्चन पेपर्स को मैंने सॉल्व करवाया है, आपके मॉडल पेपर्स को भी, प्री बोर्ड एग्जाम पेपर्स को भी और क्वेश्चन बैंक को भी। तो इन सभी को आप देख सकते हैं। प्ले लिस्ट डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको यहाँ पे रिबन में बताई जा रही है बार बार की आपका जो सारे सॉल्यूशंस है उत्तर बना दिए गए हैं। प्लेलिस्ट में जाकर के आप देख सकते हैं, तो आप वहाँ से जाकर के देखें। डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट अवेलेबल है, सारे सॉल्यूशंस अवेलेबल है। चलिए शेयर कर देना अपने दोस्तों के साथ ताकि उनकी भी मदद कर पाओ। समय है अभी अपने दोस्तों के साथ में शेयर करने का, ताकि उनकी मदद हो पाए। बाद में ऐसा ना हो कि आप अपने दोस्तों को बताना भूल जाएं और उनसे ये दिक्कत हो जाए कि वो पढ़ ना पाए। सबसे पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। उत्पादन के घटक होते हैं, तो उत्पादन के घटक जो होते हैं वो आपके दो होंगे। ठीक है, इसके बाद आते हैं दूसरे क्वेश्चन पे। उत्पादन के प्रकार होते हैं, तो उत्पादन के प्रकार जो होते हैं, कुल उत्पादन, सीमांत और औसत, सारे के सारे उत्पादन के प्रकार हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है 3 नंबर, इसमें पूछा गया आपसे प्रतिफल के नियम हैं। तो प्रतिफल के नियम जो हैं वो कितने होंगे, तो 3 है प्रतिफल के नियम। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 जो है, पैमाने के प्रतिफल की दशा में उत्पादन में परिवर्तन तब होगा जब सभी साधनों में परिवर्तन अनुपातिक हो, तभी होगा। ठीक है, इसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 है, स्थिर लागत को कहते हैं। तो स्थिर लागत को हम कहते हैं पूरक लागत। क्या कहते हैं? पूरक लागत। यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। उसके बाद आते हैं 6 नंबर क्वेश्चन पे। 6 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया आपसे, स्थिर लागत का उदाहरण नहीं है, तो माल का क्रय करना स्थिर लागत का उदाहरण जो है नहीं है। उसके बाद में नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपका 7वां, परिवर्तनशील लागत का उदाहरण नहीं है, तो यहाँ पर परिवर्तनशील लागत का उदाहरण पूंजी पर ब्याज नहीं है। उसके बाद में हम 8वें क्वेश्चन पे आते हैं। कुल स्थिर लागत में उत्पादन की मात्रा से भाग देने पर प्राप्त होती है, तो भाग देने पे हमें प्राप्त होती है औसत स्थिर लागत। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। 9वां क्वेश्चन है, जब सीमांत उत्पाद बढ़ता है तो हमारा जो है कुल उत्पाद अपने अधिकतम बिंदु पर होता है। क्या होता है? कुल उत्पाद अधिकतम बिंदु पे होता है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है 10वां, इसमें पूछा गया आपसे, जब सीमांत उत्पाद औसत उत्पाद से अधिक होता है तब औसत उत्पाद बढ़ता है। क्या होता है? औसत उत्पाद बढ़ता है। उसके बाद 11 नंबर जो क्वेश्चन है, एक फर्म अपने स्थिर साधनों को किस अवधि में नहीं बदल सकती, तो वो आपका जो है इसमें आपका सत्यकाल में नहीं बदल सकती। उसके बाद में जो है नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, इसमें पूछा गया, निम्न में से कौन सी मद परिवर्ती लागत का उदाहरण है। तो कौन सी मद जो है परिवर्ती लागत का उदाहरण है? कच्चे माल की लागत जो है वो परिवर्ती लागत का उदाहरण है। उसके बाद में 13 नंबर जो क्वेश्चन है, औसत लागत खालिस्तान। तो यहाँ पे औसत लागत खालिस्तान है, तो यहाँ पे जो है उत्पादन के हर स्तर पर उतनी ही रहती है। उत्पादन के हर स्तर पर उतनी ही रहती है। 14 नंबर जो क्वेश्चन है, इसमें पूछा गया है, जब कीमत कम करके अधिक बेचा जा सकता है तब क्या होगा? तब AC जो हमारा AR के बराबर हो जाए। उसके बाद में 15 नंबर जो क्वेश्चन है, इसमें पूछा गया, कुल उत्पाद कैसे निकाला जा सकता है। तो कुल उत्पाद हम निकाल सकते हैं सिग्मा TP से। उसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, उत्पादन फलन में उत्पादन किसका फलन है। तो उत्पादन फलन में उत्पादन जो है सभी का फलन है, तो उपरोक्त सभी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है 17 नंबर पे आ गए हम। 17 नंबर है, जब सीमांत उत्पाद शून्य हो तो कुल उत्पाद की स्थिति होगी। तो सीमांत उत्पाद जो है आपका, सीमांत उत्पाद शून्य होगा तो कुल उत्पादन की जो स्थिति होगी वो अधिकतम हो जाएगी। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है 18 नंबर, उत्पादन फलन को व्यक्त करता है। उत्पादन फलन को व्यक्त करता है QX = TX। उसके बाद 19 नंबर जो क्वेश्चन है, इसमें पूछा गया आपसे, क्या सीमांत उत्पाद शून्य या ऋणात्मक हो सकता है। तो हाँ, बिल्कुल ये हो सकता है। उसके बाद जो नेक्स्ट है 20 नंबर क्वेश्चन, इसमें पूछा गया, पैमाने के बढ़ते प्रतिफल के लागू होने के क्या कारण हैं। तो आंतरिक एवं बाह्य दोनों कारण होते हैं इसमें। यहाँ पे आंतरिक और बाह्य कारण दोनों को सम्मिलित किया जाएगा। 21 नंबर है, वे बचतें कौन सी हैं जो फर्म को अपने कार्यों से प्राप्त होती हैं। वो बचत कौन सी हैं जो फर्म को अपने कार्यों से प्राप्त होती हैं। तो आंतरिक बचत जो है वो अपने कार्यों से प्राप्त होती हैं। 22 नंबर जो क्वेश्चन है, इसमें पूछा गया आपसे, उत्पादन के साधन हैं। तो भूमि, श्रम, पूंजी, सभी के सभी उत्पादन के साधन हैं। तो 23 नंबर है, श्रम का उदाहरण है। तो श्रम का उदाहरण क्या है? परिवर्तनशील साधन। ठीक है,
श्रम किसका उदाहरण है? श्रम उदाहरण है परिवर्तनशील साधन का। और 24 नंबर जो क्वेश्चन है, उत्पादन प्रक्रिया जो है ये है, तो क्या है ये? मूल्यवर्धन की। क्या है? मूल्यवर्धन की प्रक्रिया। उसके बाद में आपका जो नेक्स्ट 25 नंबर क्वेश्चन है, इसमें पूछा गया आपसे, जब कुल उत्पादन में बढ़ती हुई दर से वृद्धि होती है तब सीमांत उत्पादन जो है वो क्या होता है? शून्य हो जाता है। क्या हो जाएगा? शून्य हो जाएगा। उसके बाद में नेक्स्ट जो आपका 26 नंबर जो क्वेश्चन है, इसमें पूछा गया आपसे, एक जो आपका 23 हो गया, ठीक है, 24 भी आपका सही है और 25 भी आपका सही। अब 26 नंबर जो क्वेश्चन है, भौतिक अदाओं और भौतिक प्रदा के संबंध को कहते हैं। तो भौतिक अदा और भौतिक प्रदा के संबंध को हम क्या कहते हैं? तो इसको हम कहते हैं उत्पादन फलन। क्या कहते हैं? उत्पादन फलन। के बाद में है आपका 27 नंबर, अल्पकाल में उत्पादन फलन में नियम लागू होता है। तो आपका परिवर्तनशील अनुपातों का नियम और पैमाने के प्रतिफल ए और बी दोनों नियम लागू होते हैं। उसके बाद जो है आपका 28 नंबर क्वेश्चन, तो 28 नंबर में पूछा गया आपसे, उत्पादन की प्रथम अवस्था में क्या होता है? तो कुल उत्पादन में बढ़ती हुई दर से वृद्धि होती है। क्या होता है? कुल उत्पादन में बढ़ती हुई दर से वृद्धि होती है। 29 नंबर है, कुल उत्पादन से आस्य है। तो कुल उत्पादन से आस्य है एक निश्चित समय में उत्पादित वस्तुओं का कुल मात्रा। ठीक है। उसके बाद आते हैं 30 नंबर क्वेश्चन पे। 30 नंबर जो क्वेश्चन है, इसमें पूछा गया, जब उत्पत्ति के साधनों में की गई वृद्धि की तुलना में उत्पादन की मात्रा में आनुपातिक वृद्धि होती है तो इसे कहा जाता है। तो इसमें हमें इसका क्या कहेंगे? हम पैमाने का बढ़ता प्रतिफल। क्या कहेंगे इसको हम? पैमाने का बढ़ता प्रतिफल। उसके बाद निम्न में से कौन सा स्थिर लागत का उदाहरण नहीं है? तो अस्थायी आश्रमिक श्रमिकों की मजदूरी एवं वेतन जो है अस्थायी जो है निम्न में से स्थिर लागत का उदाहरण नहीं है। तो अस्थायी आश्रमिक यानी कि श्रमिकों की मजदूरी एवं वेतन जो है ये इसका उदाहरण स्थिर लागत का नहीं है। इसके बाद आते हैं 32 नंबर क्वेश्चन पे। 32 नंबर है, उत्पादन प्रारंभ होने के पहले निम्न में से कौन सी लागत पाई जाती है? उत्पादन प्रारंभ होने से पहले निम्न में से कौन सी तो स्थिर लागत जो है पाई जाती है। इसके बाद में 33 नंबर क्वेश्चन है, लाभ बराबर आगम माइनस लागत होती है, सभी को पता होगा। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है 34 नंबर, इसमें पूछा गया आपसे, निम्न में से कौन सा समीकरण सही नहीं है? तो यानी कि आपको गलत इक्वेशन जो है चूज करनी है। तो इसमें ए आर इजकल्स टू पी माइनस क्यू अपॉन क्यू जो है ये इक्वेशन सही नहीं है। 35 नंबर जो क्वेश्चन है, इसमें पूछा गया, सीमांत आगम शून्य होती है तब कुल आगम जो है वो आपकी अधिकतम होती है। उसके बाद जो है 36 नंबर, सीमांत लगा लागत बराबर क्या होगा? सीमांत लागत बराबर टी सी अपॉन में क्यू होगा। उसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन है 37 नंबर, इसमें पूछा गया है, वस्तु की 12 इकाइयों को उत्पादित करने पर औसत लागत 40 रुपये है, ऐसे में 12 इकाइयों की उत्पादित करने में कुल लागत आपको बतानी है। तो obvious सी बात है, आप आराम से बता सकते हो, 12 चौक 36, यहाँ पर आपका जो है, यहाँ पे कितना है? 12 है। 12 इकाइयों की उत्पादित करने का औसत लागत जो है 40 रुपये है। तो इस ऐसे में 12 इकाइयों की उत्पादित करने की जो कुल लागत है वो आपको बतानी है। तो कुल हो जाएगा आपका 240 रुपये। ठीक है, कुल उत्पादित करना है ना आपको, 12 इकाइयों की कुल उत्पादित बतानी है, तो 240 रुपये। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कुल अगम टी आर बराबर होता है। तो टी आर बराबर होता है आपका जो है पी इंटू क्यू भी होता है और आपका ई एम आर भी होता है। तो यहाँ पर जो है आपको सही ऑप्शन जो है वो करना है डी को टिक, ए और बी दोनों। ठीक है, ए और बी दोनों। उसके बाद में 39 नंबर जो क्वेश्चन है, इसमें पूछा गया आपसे, स्थिर साधनों के प्रयोग में परिवर्तन नहीं किया जाता है। कब परिवर्तन नहीं किया जाता है? तो अल्पकाल में परिवर्तन नहीं किया जाता है। उसके बाद 40 नंबर जो क्वेश्चन है, पूर्ण प्रतियोगिता में औसत लागत जो है वो कैसी होती है? पूर्ण प्रतियोगिता की बात हो रही है तो सीमांत लागत के बराबर होती है पूर्ण प्रतियोगिता में। इसके बाद आते हैं नेक्स्ट जो है आपका 41 नंबर पे, ये 40 हो गए। 41 नंबर क्वेश्चन की बात करें, शुद्ध लाभ बराबर क्या होगा? तो शुद्ध लाभ बराबर टी आर माइनस टी एफ सी माइनस टी वी सी होगा। ठीक है, यहाँ पर शुद्ध लाभ की बात पूछ रहा है। उसके बाद में 42 नंबर जो क्वेश्चन है, इसमें पूछा गया है, टी आर बराबर टी सी बराबर 10 रुपये है, तो यह स्थिति कैसी है? तो सम विच्छेद बिंदु की स्थिति है, ये ब्रेक इवन पॉइंट की स्थिति। इसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, सामान्य लाभ को
अंत अंतर्निहित लागत के एक भाग के रूप में माना जाता है, क्योंकि यह परिवर्तनशील लागत है। क्योंकि यह परिवर्तनशील लागत है, सी ऑप्शन करेक्ट करेंगे। फिर आउटपुट के एक विशेष सतत पर एक निर्माता पाता है कि एक निर्माता अपने लाभ को अधिकतम करने के लिए क्या करेगा। जब आउटपुट के एक विशेष स्तर पर एक निर्माता पाता है कि एक निर्माता अपने लाभ को अधिकतम करने के लिए क्या करेगा, उस आउटपुट की स्थिति में तो वो क्या करेगा, वो उत्पादन बढ़ाएगा, जो प्रोडक्ट है उसकी प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज करेगा। उसके बाद 45 नंबर जो क्वेश्चन है, इसकी बात करते हैं। सामान्य लाभ जब होता है, तब कब होगा, जब ए आर जो है आपका बड़ा हो ए सी से। यही आंसर होना चाहिए। तो यस, बिल्कुल यही आंसर होना चाहिए। चलिए अब सही जोड़ियां बनाते हैं, सही जोड़ियों के आंसर्स देखते हैं। यहाँ तक आपने 45 क्वेश्चंस देख लिए होंगे, नोट कर लिए होंगे। चलिए सही जोड़ियों को हम बना लेते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे पूर्ण प्रतियोगिता बाजार जो है, सॉरी, पूर्ण प्रतियोगिता जो है, ये कैसा होता है आपका, जो है कैसा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका कीमत लेने वाली फर्म। ठीक है, कीमत लेने वाली फर्म, पूर्ण प्रतियोगिता कीमत लेने वाली फर्म से आप मिलाओ इसको। इसके बाद में नेक्स्ट जो है औसत आगम, औसत आगम को आप मिला देंगे। ये होता है आपका टी आर अपॉन टी क्यू, सभी को पता होगा इसका फॉर्मूला, तो टी आर अपॉन टी क्यू। उसके बाद जो तीसरा है ए सी और एम सी वक्र जो हैं, ये इसको आप मिलाएंगे, यू आकार का होता है। इसके बाद में औसत आगम वक्र जो है, ये कैसा होगा आपका औसत आगम वक्र, ये हो जाएगा आपका मांग वक्र। ठीक है। इसके बाद में कुल आगम जो टी आर होता है, कुल आगम टी आर, वो हो जाएगा आपका सीमांत आगम योग, सीमांत आगम योग। और इसके बाद में आपका जो टी एफ सी वक्र जो है, वो एक्स अक्ष के समांतर हो जाएगा। तो यहाँ पर जो है इससे मिला दोगे। तो इस तरह से ये आपके मैचिंग वाले क्वेश्चंस के आंसर हैं, तो इनको आप देख सकते हो। इसके बाद हम देखते हैं खालिस्तान को भरना। तो यहाँ पर पहला जो खालिस्तान है, इसमें पूछा गया है खालिस्तान लागत एक अतिरिक्त इकाई को उत्पादित करने की लागत होती है। तो यहाँ पे आप भरोगे, जो यहाँ पे भरने के लिए आपको क्या भरना पड़ेगा, तो यहाँ भरोगे आप सीमांत। ठीक है, तो यहाँ पे आप क्या भरोगे, सीमांत भर लेना। आप लिखोगे सीमांत, सीमांत लागत एक अतिरिक्त इकाई को उत्पादित करने की लागत होती है। उसके बाद में नेक्स्ट जो है खालिस्तान वक्र आयताकार अति परिवलय होता है। तो कौन सा वक्र होता है, उदासीनता वक्र। कौन सा भरोगे आप, उदासीनता वक्र। के बाद में उदासीनता के बाद में आपका नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, इसमें पूछा गया है औसत लागत तथा सीमांत लागत दोनों ही लागत से ज्ञात की जा सकती है। औसत लागत तथा सीमांत लागत दोनों ही किस लागत से, तो कुल लागत से ज्ञात की जा सकती है। तो यहाँ पर जो है ना, यहाँ पर इस जगह पे आप कुल लागत से ज्ञात की जा सकती है। यहाँ पे मिसप्रिंट है, यहाँ खालिस्तान नहीं है। ठीक है, इससे ज्ञात की जा सकती है, तो दोनों ही कुल लागत से ज्ञात की जा सकती है। यहाँ पे स्पेस होना चाहिए। उसके बाद में 4 नंबर जो क्वेश्चन है, इसमें पूछा गया है कुल लागत तथा स्थिर लागत के अंतर को हम परिवर्तनशील लागत कहते हैं। क्या लिखोगे यहाँ पे आप, परिवर्तनशील लागत कहते हैं। अगला जो है वस्तुओं के विक्रय से प्राप्त होने वाले व्ययों पर आधिक्य को क्या कहते हैं, तो व्ययों के आधिक्य को जो हम बचत कहते हैं। क्या कहते हैं, बचत। इसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, जब सीमांत आगम शून्य होती है तब कुल आगम अधिकतम होती है। यहाँ पे कुल लिखोगे, क्या लिखोगे, कुल आगम। इसके बाद में 7वां जो क्वेश्चन है, इसमें पूछा गया है औसत आगम को खालिस्तान भी कहा जाता है। तो औसत आगम को हम क्या कहते हैं, तो आप इस क्वेश्चन का आंसर देख लेना। उसके बाद में 8 नंबर जो क्वेश्चन है, उत्पादन के साधनों पर किसी वस्तु के उत्पादन हेतु जो कुल धनराशि खर्च की जाती है उसे खालिस्तान कहते हैं, तो उसे हम लागत कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो है लागत आ जाए। तो इस तरह से हमारा इस ये फिलअप्स हो गया। अब एक वाक्य के उत्तर वाले क्वेश्चंस देख लेते हैं। पूर्ण प्रतियोगिता में कुल आगम वक्र की आकृति कैसी होती है। पूर्ण प्रतियोगिता में पूछ रहा है ये। ठीक है, तो ये आपको बताना है पूर्ण प्रतियोगिता में कैसी होती है। तो सभी को पता होगा कि कैसी होती है, ये क्वेश्चन आया भी था, उल्टा यू आकार की होती है। ठीक है, इस क्वेश्चन को हम लिखेंगे, इसका जो आंसर होगा वो उल्टा यू आकार का हो जाएगा। उसके बाद में दूसरा जो क्वेश्चन है, इसमें पूछा गया है
कौन सी प्रतियोगिता में वस्तु की एक कीमत होती है? किस टाइप की प्रतियोगिता में? तो एकाधिकृत जो होती है ना, एकाधिकृत, एकाधिकार वाली प्रतियोगिता में जो है यही होता है। एकाधिकृत लिखोगे, एकाधिकृत। इसके बाद में तीसरा जो क्वेश्चन है, इसमें पूछा गया आपसे, आगम की कौन सी अवधारणा कीमत कहलाती है? तो आगम की जो है सीमांत अवधारणा कीमत कहलाती है। ठीक है, तो यहाँ पर आगम की सीमांत अवधारणा है कीमत कहलाती है। इसके बाद में चौथा जो क्वेश्चन है, इसमें पूछा गया है, वस्तु की प्रति इकाई से प्राप्त होने वाली आगम को हम क्या बोलते हैं? औसत लागत बोलते हैं। क्या बोलेंगे? औसत लागत। पांचवा जो क्वेश्चन है, सीमांत लागत वक्र अंग्रेजी के किस अक्षर के समान होता है? तो यू अक्षर के समान होता है। कैसा होता है? यू अक्षर के समान होता है। इसके बाद में छठा क्वेश्चन जो है, पूछा गया है, परिवर्तनशील लागत में परिवर्तन के कारण कारण कौन सी लागत उत्पन्न होती है? परिवर्तन के कारण पूछ रहा है, ये कौन सी लागत? तो प्रत्यक्ष लागत उत्पन्न होती है। कौन सी लागत उत्पन्न होती है? प्रत्यक्ष लागत। सातवां क्वेश्चन है, जब औसत लागत बढ़ती है तो सीमांत लागत पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो सीमांत लागत जो है वो घटती है। क्या होता है? घटती है। लिखते जाएं। आठवां जो क्वेश्चन है, इसमें पूछा गया है, जब कुल आगम टी आर और कुल लागत टी सी बराबर हो तो उत्पादक को किस प्रकार का लाभ मिलता है? तो उसको सामान्य लाभ मिलता है, ना ज़्यादा ना कम। ठीक है, उसके बाद में नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, एक उत्पादक कौन होता है? तो जो उपयोगिता को बढ़ाता है वही उत्पादक होता है। ठीक है, तो यहाँ पे लिख दोगे, एक उत्पादक उपयोगिता को बढ़ाने वाला होता है। इसके बाद में 10वां क्वेश्चन है, किसी वस्तु के उत्पादन में प्रयुक्त होने वाले उत्पत्ति के सतत साधनों को किया जाने वाला भुगतान क्या कहलाता है? तो वो भुगतान कहलाता है लागत। क्या कहलाता है? लागत कहलाता है। उस धनराशि को क्या कहते हैं जो किसी फर्म द्वारा एक वस्तु की निश्चित मात्रा के विक्रय से प्राप्त होती है? तो उसको हम क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं हम आगम। क्या बोलते हैं? आगम। तो आगम लिखोगे इसका आंसर। इसके बाद जो है 12वां क्वेश्चन, इसमें पूछा गया है, सीमांत लागत किस पर निर्भर करती है? तो सीमांत लागत औसत लागत पे निर्भर करती है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है ये आपके सारे आंसर्स हो गए, आपने सभी ने लिख लिया होगा। और ये जो आपके 4 नंबर के क्वेश्चन है, इनमें से एक क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा आपके एग्जाम पेपर में, तो इनमें से सारे क्वेश्चंस को जरूर कर लें। इनमें से एक क्वेश्चन आएगा 4 नंबर का सीधा। तो आशा करता हूँ इस वीडियो से जितने भी मैंने सॉल्यूशंस बताए संतुष्ट होंगे, और जो आपको कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करें, अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर करें ताकि वो लोग भी अच्छी तरीके से तैयारी करें। केवल आपके पास गिने चुने दिन बचे हुए हैं, इन्हीं दिनों के अंदर अंदर आपको सारे के सारे सॉल्यूशंस को देख लेना है, तैयारी कर लेना है, और आपके पास समय नहीं बचा कि आप किताब को छाँटें या उसको रटें। अभी आपके पास जो आंसर्स मिलेंगे उनको आपको पढ़ना होगा। विशेषकर आप 3 चीज़ें पढ़िए। सबसे पहले मॉडल पेपर्स को कंप्लीट कर दीजिए, और आपके प्री बोर्ड एग्जाम पेपर्स हुए हैं उन सभी के क्वेश्चंस को कंप्लीट करिए। आपका फिर प्रश्न बैंक है उसको कंप्लीट कर दीजिए। आपको पूरे नंबर जो है एग्ज़ाम में पाने का जो मौका मिल जाएगा, क्योंकि आप सारे क्वेश्चंस लगभग अटेंड कर चुके होंगे। तो इनमें से सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस देखने को मिलेगा, तो इन क्वेश्चंस को ज़रूर तैयार करें। आशा करता हूँ इस वीडियो से हेल्प मिलेगी आपको। नेक्स्ट वीडियो में हम भाग 1 का अध्याय नंबर 4, पूर्ण प्रतिस्पर्धा की स्थिति में फर्म का सिद्धांत जो है, इसके क्वेश्चंस देखेंगे, जिसमें वस्तुनिष्ठ प्रश्न आएंगे और सभी कुछ आएंगे। थैंक यू वेरी मच। हैव ए गुड डे।